नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का कार्यक्रम देवांशी में। एक ऐसा कार्यक्रम जो समर्पित है ऐसी महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं अपने कार्य कौशल, क्षमता और समझदारी से नित नए आयाम स्थापित कर रही है और पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए अपनी सफलता से आगे बढ़ रही है। समाज सेवा में और सामाजिक क्षेत्र में अपने नए आयाम स्थापित कर रही है। इस कड़ी में आज हम जानेंगे किस तरह से महिला और जो पोषाहार है वो महत्वपूर्ण है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक खास देवांशी मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में श्रीमती ममता पॉल जी का। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद रुचिका। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे श्रीमती ममता पॉल जी महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश में बतौर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी अपनी सेवाएं दे रही हैं। और चलिए जानते हैं इनसे अब इस विभाग के बारे में। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक विशिष्ट पद पर आसीन हैं और अपने कार्यक्षेत्र और साथ ही साथ यहाँ तक पहुँचने की यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में ज़िला कार्यक्रम अधिकारी बनने तक की जो यात्रा है वो केवल एक सरकारी पद पाने तक नहीं बल्कि एक समाज सेवा करने के सपने को साकार करने जैसा है। देखिए, जब हम अपने बचपन में होते हैं तो हमें ये क्लियरली पता नहीं होता है कि हमारी रुचि किस तरफ है, अगर हम करियर को लेकर के बात करें। पर जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने अनुभवों से हम सीखते हैं तो हमें ये क्लैरिटी भी समय के साथ आने लगती है। तो अपने कॉलेज के दिनों से मुझे लगता था कि जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, समाज में महिलाओं के प्रति एक नकारात्मक सोच है, जेंडर इनसेंसिटिविटी है, तो महिलाओं से संबंधित मुद्दों पे मेरी एक रुचि बनी और मुझे ये लगने लगा कि मुझे महिलाओं के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करना है। और 2009 में मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत हुई और जो मेरा शुरुआती कार्यकाल था उसमें मुझे जो ज़मीनी स्तर पर जो विभाग की स्कीम्स थी, जो विभाग की नीतियाँ थी, उनको पहुंचाने के लिए, जो विभिन्न विभागों से समन्वय बनाने के लिए और साथ ही साथ जो समाज की समस्याएं हैं उनकी ज़रूरतों को समझने का एक अवसर प्रदान मुझे मिला। और ये जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। साथ ही साथ जब हमने प्रयास किए ज़मीनी स्तर पर तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे प्रयासों से जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनके कुपोषण में कमी आई, जो महिलाएं हैं उनकी अनीमिया में कमी आई। तो ये एक सपने के सच होने जैसा ही था। और आज महिला एवं बाल विकास विभाग में ज़िला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं अंतिम लाभार्थी तक पहुंचूं और जो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ उन तक पहुंचा सकूं। मैं ये भी चाहती हूं कि हर बच्चा, हर महिला, हर किशोरी सशक्त हो, समर्थ हो, स्वावलंबी हो। जी, बहुत खूब ममता जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना रही है इस पद के ज़रिए, अपनी कर्म निष्ठा के ज़रिए। तो आज जैसा कि आज हमारा विषय है महिला एवं पोषाहार, तो इसी विषय के बारे में थोड़ा सा शुरुआत करना चाहेंगे। पोषाहार किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है? देखिए, पोषाहार पोषण और आहार से बना है, ऐसा भोजन जो पोषण युक्त हो। पोषाहार का मतलब ये है कि भोजन जिसमें कि आहार की वो विभिन्न किस्में सम्मिलित हो जिनका हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको पूरा करने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए वो सभी सम्मिलित हों। जैसे हम अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा भोजन एक संतुलित भोजन होना चाहिए जिसमें कि चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वसा है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ये सारी जो हैं अलग अलग मात्रा में जो है सम्मिलित होना इनका ज़रूरी है। तो अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो उसी आहार को हम पोषाहार या पोषक आहार कहते हैं। जी, बहुत खूब। अच्छा ममता जी, बतौर महिला आपसे जानना चाहेंगे पोषाहार को आप एक महिला के स्वास्थ्य से किस तरह से जोड़ना चाहेंगे? देखिए, भोजन का या पोषण का ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि सभी, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो किशोरावस्था में हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं, सभी के लिए अपना महत्व है। लेकिन महिलाएं क्योंकि अपने विकास के चरण में अलग अलग दौर से गुज़रती हैं, उनमें बहुत सारे जो हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो महिलाओं के लिए जो पोषण का महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। तो हम किशोरावस्था से शुरू करते हैं। जब महिलाएं किशोरावस्था में होती है, हम जानते हैं कि ये वृद्धि और विकास का एक दौर है। इसमें ना सिर्फ मांसपेशियां बढ़ रही होती हैं,
शरीर का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है। साथ ही साथ जो हम कहेंगे कि मासिक धर्म की शुरुआत जो है वो भी किशोरावस्था में होती है। तो इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत पड़ती है महिलाओं को। तो अगर किशोरावस्था के दौरान हमारा जो भोजन है, हमारा जो आहार है वो संतुलित रहेगा, वो पोषक तत्वों से भरपूर रहेगा, तो किशोरावस्था में जो है हमारी जो हम कहेंगे एक फ्लॉड ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। और साथ ही साथ जो अनीमिया के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं या किशोरियाँ जो हैं वो खून की कमी से ग्रस्त रहती हैं, तो उन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो किशोरावस्था के बाद जो है वो गर्भावस्था आती है। जब एक महिला माँ बनती है तो वो ना सिर्फ उसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होता है, परंतु उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे उसका भी साथ साथ में ध्यान रखना है। तो गर्भावस्था के दौरान भी उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर भोजन संतुलित होगा तभी जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो स्वस्थ होगा। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि बच्चा जो है वो लो बर्थ वेट पैदा होता है। कई बार जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी है, कई बच्चे जो हैं वो स्टिल बर्थ भी होता है। तो अगर गर्भावस्था के दौरान अपने पोषण का ध्यान रखेंगे तो गर्भवती महिलाएं और जो बच्चा है गर्भ में पल रहा है वो दोनों स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद लैक्टेशन की स्टेज आती है। जो दूध पिलाने वाली माता है, नेचुरली वो ना सिर्फ अपना स्वास्थ्य का उसे ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपने बच्चे के पोषण का भी उसे ध्यान रखना है, क्योंकि माँ के दूध से ही बच्चा जो है वो पोषित हो रहा है। तो इस दौरान भी उसे चाहे आयरन है, चाहे प्रोटीन है, चाहे कैल्शियम है, उसको ये एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मेनोपॉज की हम बात करते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मेनोपॉज के दौर से भी गुजरती हैं, और इस दौरान जो महिलाएं हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का वो शिकार हो जाती हैं, तो कैल्शियम उनको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारा जो भोजन है वो पोषण से युक्त होना चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं और धात्री महिलाएं हैं उनको एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत होती है। मैं कैलोरीज़ के टर्म में इनको बताना चाहूँगी कि अगर हम एक नॉर्मल टाइम की बात करें तो एक महिला को 1800 से 2300 2400 तक प्रतिदिन कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, और 45 to 50 जो है ग्राम्स प्रोटीन की उनको ज़रूरत होती है। लेकिन जब गर्भावस्था में एक महिला आती है तो उसे कम से कम 300 जो कैलोरीज़ है वो एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ 15 ग्राम प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। और जब लैक्टेशन में होती है तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा दूध भी पी रहा होता है, तो लगभग 500 कैलोरीज़ उसे एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। लेकिन हमने आमतौर पे देखा है कि शायद ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो महिलाएं नहीं लेती हैं, तो अगर वो ये लेंगी तभी बच्चा भी पोषित रहेगा और वो अपने आप भी स्वस्थ रहेंगी। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि विभिन्न अवस्थाओं के हिसाब को देखते हुए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। महिलाओं की अगर बात करें, अगर हम बात करें किस तरह से जो आपका विभाग है वो इस पोषाहार के ऊपर या फिर कौन कौन से अभियान आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम पोषण की बात कर रहे हैं तो मैं पोषण से ही शुरू करूंगी। जी। हमारे विभाग के द्वारा महिलाओं को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है। इसे हम अनुपूरक आहार कहते हैं, कि घर में महिलाएं जो कैलोरीज़ ले रही हैं, प्रोटीन ले रही हैं अपने डेली के खान पान से, उसके अलावा जो उन्हें ज़रूरत है वो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरी होती है, उन्हें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दे करके। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टेक होम राशन के रूप में गर्भवती महिलाओं को और धात्री महिलाओं को दिया जाता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट से वो भरा रहता है, उसको फोर्टिफाई किया जाता है। चाहे हमारे राइस की बात करें आप, अगर महिलाओं को चावल दे रहे हैं तो वो सिर्फ चावल नहीं है, वो फोर्टिफाइड है विद आयरन। साथ ही साथ जो हमारा नमक है वो डबल फोर्टिफाइड है, उसमें आयरन भी है और आयोडीन भी है। इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको फोर्टिफाई करके दिया जाता है, ताकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा किया जा सके। जी। पोषण के अलावा अगर मैं अन्य कार्यक्रमों की बात करूं तो हमारा जो विभाग है वो सिर्फ महिलाओं से ही संबंधित है, तो जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं वो सारे महिलाओं पे फोकस्ड हैं या बच्चों पे फोकस्ड हैं।
अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे 3 बड़े मिशन चल रहे हैं। पहला है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी में क्योंकि ये कार्यक्रम ना सिर्फ महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए भी है, तो आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को ना सिर्फ सुपोषित करना है बल्कि खेल खेल में उन्हें स्कूल रेडी भी करना है, ताकि जब वो स्कूल में जाएं, फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जाएं, तो वहाँ पे वो उठने बैठने का तरीका या जो प्री नंबर कॉन्सेप्ट है या प्री लिटरेसी जो कॉन्सेप्ट है, जो हम फाउंडेशनल लिटरेसी कहते हैं, न्यूमरेसी कहते हैं, जो कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके हिसाब से बनाया गया है, तो उसके लिए भी वो बच्चे जो हैं तैयार हों। साथ ही साथ वहाँ पे उन्हें न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। सेकंड जो हमारा बड़ा प्रोग्राम है वो है हमारा जो महिलाओं के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको संबल बनाने के लिए, तो वो हमारा मिशन शक्ति के रूप में है। तो मिशन शक्ति में महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे उनके संरक्षण की स्कीम हो, जैसे आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सुना होगा, तो इस स्कीम के माध्यम से हमें खुशी है कि हमने जो बच्चियां हैं, ना सिर्फ जो चाइल्ड सेक्स रेशो है उसमें कमी आई है, बल्कि जो बच्चियां हैं उनकी शिक्षा सुनिश्चित हुई है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना है जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए ही है और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है। तो गर्भवती और लैक्टेटिंग मदर्स को अपनी गर्भावस्था के दौरान पहले बच्चे पर 5,000 रुपये और दूसरा बच्चा यदि गर्ल चाइल्ड होता है तो 6,000 रुपीज़ उनको दिए जाते हैं। तो विमेन फोकस्ड, अगर उनके साथ किसी भी तरह का न्याय हो रहा है, कोई वायलेंस हो रही है, तो उसके लिए भी जो स्कीम्स है वो मिशन शक्ति के अंदर हमारे पास हैं। साथ ही साथ बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए जितने भी कानून हैं, उन सभी कानूनों का जो क्रियान्वयन है वो हमारे विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। जी, बहुत खूब। जिस तरह से आपने अभी बताया कि आप और आपकी टीम यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर किस तरह के जो अधिकारी हैं आपके साथ जुड़े हैं, किस तरह से ज़मीनी स्तर पर आप कार्य करती हैं और किस तरह से जागरूक किया जाता है? हमारे विभाग में जो हायरार्की है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो ज़िला स्तर पर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी और उसके अंतर्गत जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, हमारे सभी ब्लॉक्स पे बाल विकास परियोजना अधिकारी जो हैं वो कार्यरत हैं। इसके साथ साथ हमारे पर्यवेक्षक जो हैं वो फील्ड लेवल पे रहते हैं और एक जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइज़र है, उसके पास लगभग 20 से 25 आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं। तो हर एक स्कीम जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं हमारी ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और उनकी जो पहुंच है वो हर घर तक होती है, तो वो घर घर जाकर भी जागरूकता फैलाती हैं और जितने भी उनके जो फीडर एरिया है उसमें बेनिफिशरीज़ रहते हैं, लाभार्थी रहते हैं, उनको उनकी जानकारी रहती है। तो किसी भी स्कीम में अगर किसी लाभार्थी को बेनिफिट देना है तो वो उन तक पहुंच बनाकर वो बेनिफिट उन तक पहुंचाती है। जी, बहुत खूब। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर किसी महिला को या जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं संपर्क करना हो आपके विभाग से जानकारी हेतु, तो कहाँ वो संपर्क कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो समय समय पर जो जागरूकता कार्यक्रम है वो चलाए जाते हैं। अपने विभाग की अगर बात करूं तो समय समय पर बहुत सारे अभियान जो हैं वो चल ही रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण से है या बच्चों के लिए हैं। अभी की अगर मैं बात करूं तो सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जब से पोषण अभियान चला है 2018 से। तो अभी 8वां संस्करण होगा हमारा पोषण माह मनाने का और साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार पोषण पखवाड़ा के रूप में और एक बार पोषण माह के रूप में, ताकि पोषण से संबंधित जो जागरूकता है वो जन जन तक पहुंचाई जा सके और इसे एक जन आंदोलन बनाया जा सके। इसके साथ साथ जो आईसी मटेरियल है वो हमारे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध है और जहाँ पे भी कैंप्स लगाए जाते हैं ये जो आईसी मटेरियल है ये लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो जब संपर्क सूत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे जो CDPOs हैं या फिर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी तक आप पहुंच बना सकते हैं महिलाओं से संबंधित या बच्चों से संबंधित किसी भी समस्या के लिए। जी, आपने भी जिक्र किया पोषण माह का, तो ये किस तरह का कार्यक्रम रहता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ज़रूर। देखिए, पोषण माह जो है 2018 के बाद लगातार मनाया जा रहा है और पोषण माह में हम थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे थीम्स जो कहीं ना कहीं पोषण से संबंधित हैं। अगर मैं इस बार के पोषण माह की बात करूं तो जो पहला थीम है वो है ओबेसिटी को कैसे कम करना है।
क्योंकि जो माल न्यूट्रिशन है इसका अब ड्यूअल बर्डन है। अंडर न्यूट्रिशन भी हो रहा है और ओवर न्यूट्रिशन भी हो रहा है। ओबेसिटी एक आम समस्या बन गई है जी। तो जैसे BMI की अगर हम बात करें तो BMI हर महिला को, हर बच्चे का पता होना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हर महीने हर बच्चे का भार भी लिया जाता है और उसकी हाइट भी ली जाती है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि कहीं उसकी ग्रोथ में कोई फॉल्टरिंग तो नहीं है, क्या उसकी आयु के मुताबिक जो उसका वृद्धि और विकास है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह गर्भावस्था के दौरान जो महिला है, क्योंकि उसका एक वेट में इंक्रीज़ होना चाहिए, अगर ये हमें सुनिश्चित करना है कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो सही प्रकार से पल रहा है और कोई जटिलता नहीं है, कोई समस्या नहीं है उसकी गर्भावस्था के साथ, तो उसका भी जो भार लेना है वो ज़रूरी है। तो हर महीने हर गर्भवती माता का भी भार लिया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान जो मेडिकल इंटरवेंशन है, चाहे IFA की टैबलेट लेनी है, चाहे TT के टीके लगने हैं, चाहे जो एंटीनेटल चेकअप्स है वो करवाने हैं, क्या जो गर्भवती माता है वो सारी चीज़ें करवा रही है ये या नहीं करवा रही है, तो ये भी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं जी। तो आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्यों हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को पोषण की आवश्यकता इस समय देखने को मिल रही है? देखिए, ये कहना कि महिलाएं जो हैं वो कुपोषित हैं या उनको इस चीज़ की आवश्यकता है या वो इस लाभ से वंचित हैं, ये तो ठीक नहीं होगा। पर क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अलग अलग दौर से गुज़रती हैं, मेनार्की से गुज़रती हैं, मेनोपॉज भी महिलाओं के साथ होता है जी। तो उनके लिए स्वास्थ्य और पोषण का महत्व जो है वो और भी बढ़ जाता है। मुझे ये लगता है कि महिलाओं में जो अनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम डाटा की बात करें NFHS 4 और अगर हम 5 का कंपैरिजन करें तो हिमाचल की मैं बात ले रही हूँ, 56.6% जो महिलाएं हैं वो NFHS 4 में अनीमिक थी और NFHS 5 में 0.2% की जो है उसमें कमी हुई है। लेकिन हमारे ज़िला की अगर हम बात करें तो एनीमिया जो NFHS 4 है उसके हिसाब से 69.1% था, जो कि कम होकर के 46.7% हो गया है। इसका मतलब जो भी प्रयास ज़मीनी स्तर पर हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं या विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं, फोकस्ड वे में टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं उनको लेकर के, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें हमें सफलता मिल रही है। और महिलाओं में जो अनीमिया है इसका जो मुझे कारण लगता है, एक तो जागरूकता की कमी और दूसरा जो हमारी हिमाचल में खान पान की आदतें हैं वो भी जी। जैसे मान लीजिए कि हम ज़्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं अपने खाने में वो कार्बोज को देते हैं, जो अनाज हैं और जो आलू है, हर सब्ज़ी में हम आलू को सम्मिलित करते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं, तो उससे हमें कैलोरीज़ तो मिल जाती है, लेकिन जो प्रोटीन की अगर हम बात करें, कैल्शियम की बात करें, तो उसमें हम डेफिशिएंट रह जाते हैं। साथ ही साथ जो चाय है, हम बहुत ज़्यादा चाय का सेवन हिमाचल में करते हैं, शिमला में भी करते हैं, तो चाय में जो टैनिन होता है वो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता जी। तो हम तो देखिए चाय परांठा भी खाते हैं, तो चाय अगर हम किसी खाने के साथ ले रहे हैं उसके आधे घंटे तक हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो जो हमारे खाने में पोषक तत्व होंगे वो हमारे शरीर को मिल नहीं पाएंगे। इसके अलावा और भी जो आदतें हैं, जैसे कि हम हरी सब्ज़ी तो खाते हैं लेकिन हम हरी सब्ज़ी के बाद विटामिन C नहीं खाते हैं, तो जब भी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो बनानी है या खानी है, तो उसका अगर हमें अपने शरीर में अवशोषण चाहिए तो उसके लिए हमें उसके बाद विटामिन C हमें उसमें नींबू निचोड़ करके खा लेना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। खाने के बाद आप गुड़ खा लीजिए, आंवला जो है वो विटामिन C का रिच सोर्स है, वो ले लीजिए। सीज़नल फ्रूट्स जो हैं वो हमें उनको अपने भोजन में ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए, चाहे सीज़नल जो सब्जियां हैं, चाहे सीज़नल जो हैं वो फ्रूट हैं, और सूखे मेवे हैं हम कम खाते हैं, वो हमें खाना चाहिए। और हमारा जो, क्योंकि डाइटरी डाइवर्सिटी की तरफ हमें बढ़ना है, हमारी जो थाली है वो एक कलरफुल थाली होनी चाहिए, उसमें हर प्रकार के रंग होने चाहिए। अगर हम अलग अलग रंगों को खाएंगे तो ही हम पोषाहार ले पाएंगे, तो ही हम संतुलित भोजन जो है वो
ले पाएंगे। जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम पोषण ले भी रहे हैं तो उसके साथ उसके ऑब्जर्वेशन किस तरह से उसको हम कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं, शरीर किस तरह से उसे डाइजेस्ट कर पाता है, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ऐसे में ये भी अगर हम जोड़ें कि एक पोषण आहार के साथ साथ अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप भी किया जाए तो ये कितना ज़रूरी है एक महिला के जीवन में? देखिए, महिलाओं की जो शारीरिक संरचना है वो इस तरह की है कि उनके लिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनी नियमित जांच ज़रूर करवाएं। क्योंकि चाहे अनीमिया की बात लें, चाहे हम कैल्शियम की कमी की बात लें, चाहे विटामिन डी की कमी की बात करें, अब तो आयरन की डेफिशिएंसी भी देखने को मिल रही है। स्तन कैंसर ऑन द राइज़ है, जो हमारा यूट्रस का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच करना ज़रूरी है, ताकि अगर किसी तरह की समस्या उनके शरीर में हो रही है तो जल्दी जो है वो इंटरवीन किया जा सके और उस समस्या से निजात पाया जा सके। मैं कुछ डाटा यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर हम हिमाचल की बात करें तो जितने भी कैंसर महिलाओं में होते हैं उनमें से 25% जो कैंसर हैं वो स्तन कैंसर हैं जी। और 10% महिलाओं को जो है वो गर्भाशय का कैंसर भी होता है। तो नियमित जांच बहुत ज़रूरी है। 30 की उम्र के बाद तो जो साल में एक बार जो है वो, चाहे पैप स्मीयर टेस्ट है यूट्रस के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, चाहे स्तन कैंसर की जांच के लिए जो स्क्रीनिंग है वो करवाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है जी। और हाइजीन कितना ज़रूरी है ये भी जानना चाहेंगे जब हम बात करें हैं महिला स्वास्थ्य की। राइट। तो इसके बारे में बताएं थोड़ा। हाइजीन, जैसे अभी हमने बताया कि जो महिलाओं की शारीरिक संरचना है वो कुछ इस तरह की है कि उनको जो प्रजनन तंत्र के इन्फेक्शन हैं वो हो सकते हैं अगर वो अपने हाइजीन का ध्यान ना रखें। साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुएशन है या मासिक धर्म है वो भी महिलाओं की ही समस्या है या महिलाओं को ही के साथ ही होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें किसी तरह के इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और यूट्रस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर महिला स्वस्थ नहीं होगी तो एक परिवार भी सफ़र करेगा और समाज भी सफ़र करेगा। तो इसलिए एक महिला को अगर स्वस्थ रहना है तो अपना हाइजीन जो है वो सबसे पहले उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जी। आपने परिवार को भी इसमें जोड़ा है, तो एक परिवार का क्या योगदान रहता है महिला के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और एक महिला का क्या योगदान है पूरे परिवार के लिए? देखिए, मैं पहले हाइजीन से शुरू करूँगी कि पर्सनल हाइजीन की हमने बात की, साथ ही घर में जो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है सभी लोगों के सपोर्ट के साथ वो महिला जो है वो देख सकती है। लेकिन महिला की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो पोषण से संबंधित ज़रूरतें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूरतें हैं, उसमें पूरे परिवार का सहयोग होना महिला को बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम अभी थीम की बात कर रहे थे, पोषण माह के थीम की, हमने एक थीम पे बात की, तो मेन स्ट्रीमिंग इस बार का एक मेन थीम है, जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ महिलाओं का सेंसिटाइजेशन ना हो, पुरुषों को महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विषयों पे जागरूक करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये जो पिछला साल पोषण माह मनाया गया था उसमें भी पुरुषों को सम्मिलित करने का एक जो है वो कार्यक्रमों के माध्यम से हमने किया और उसमें हमें सफलता भी मिली है जी। तो जब पुरुष या फैमिली मेम्बर्स अवेयर होंगे कि महिलाओं की क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो मासिक धर्म के दौरान की ज़रूरतों की अगर हम बात करें, चाहे मेनोपॉज के टाइम की बात करें, चाहे जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सपोर्ट की ज़रूरत रहती है उसकी बात करें, या फिर लैक्टेशन के दौरान किस तरह का सपोर्ट करना है, क्योंकि हमने देखा है कई बार जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चे को अच्छे से दूध नहीं पिला पाती हैं। इन केस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी जो है वो और भी दिक्कतें आती है। तो पूरी फैमिली का सेंसिटाइज होना ज़रूरी है, उनको भी ये पता होना ज़रूरी है कि लैक्टेशन किस तरह से जो है वो सक्सेसफुल होगा, कि लैचिंग कैसे करनी है, बच्चे को किस तरह से पकड़ना है, अटैचमेंट किस तरह से करना है। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान होना जो है वो पूरे परिवार के लिए भी ज़रूरी है जी। ममता जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम हैं, तो आपसे कुछ संदेश आप दर्शकों को देना चाहें? मेरा ये मानना है कि जो महिलाएं हैं अगर वो स्वस्थ होंगी, समर्थ होंगी, सशक्त होंगी, स्वावलंबी होंगी, तो हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा और समाज भी जो है वो उसका भी विकास होगा।
तो मेरा सभी से ये अनुरोध रहेगा कि महिलाओं को सपोर्ट करें, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनका सहयोग करें और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पे विशेष ध्यान दें। जी ममता जी, आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने महिला एवं पोषाहार के ऊपर दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम में आप रूबरू हुए ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जी हाँ, श्रीमती ममता पॉल जी से, और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें दी है। और इसी तरह से कार्यक्रमों का आनंद आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ले सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर दूरदर्शन हिमाचल के नाम से भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स हैंडल, यूट्यूब और जी हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें @DD हिमाचल के नाम से फॉलो, लाइक, शेयर कर सकते हैं। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।